नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं और 8वीं का एक संयुक्त उपविषय है विशेषण और प्रविशेषण, जो कक्षा 7वीं पाठ संख्या 8 एवरेस्ट की चुनौती और कक्षा 8वीं पाठ संख्या 9 जब भोला राम ने पंप लगाया, इन दोनों ही शीर्षक पाठों का ये संयुक्त उपविषय है व्याकरणिक, जिसमें आपको विशेषण और प्रविशेषण के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे अभ्यास सागर के माध्यम से। तो हम आज की इस कक्षा में कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ये व्याकरण का एक संयुक्त उपविषय लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है विशेषण और प्रविशेषण। तो आज हम जानेंगे बच्चों विशेषण और प्रविशेषण के विषय में। वैसे हम विशेषण के विषय में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7वीं के विद्यार्थी 6ठी की कक्षा में पढ़ चुके हैं और 8वीं के विद्यार्थी 7वीं कक्षा में ये विषय पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देखेंगे। देखो बच्चों, विशेषण क्या है? विशेषण का अर्थ है जो विशेषता बताए। विशेषण कौन होता है? विशेषण को अगर हम जानें, जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। अब किसकी विशेषता बताएं? किसकी विशेषता बताएं? संज्ञा की या बच्चों सर्वनाम की। अब प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण है जो विशेषण की विशेषता बताए। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। तो ये किसकी विशेषता बताता है? जैसे हमने यहाँ देखा कि ये विशेषता बताता है संज्ञा और सर्वनाम की। ये विशेषता बताता है किसकी? विशेषण पदों की। तो अब हमारे पास दोनों परिभाषाएं हैं बच्चों कि विशेषण कौन है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वे पद विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए वे पद प्रविशेषण कहलाते हैं। एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमने लिखा सुंदर लड़का। सुंदर लड़का। अब लड़का क्या है बच्चों? ये संज्ञा पद है, जातिवाचक संज्ञा है। अब सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है, उसका गुण है। तो सुंदर क्या हुआ? ये विशेषण बन गया। और अगर हम इससे पहले लिख दें बहुत सुंदर लड़का, तो अब ये बहुत शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की नहीं बल्कि सुंदर की। और सुंदर क्या है? विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। इसीलिए बहुत क्या है बच्चों? यहाँ प्रविशेषण है। ये प्रविशेषण है। तो इस उदाहरण से हमने समझा दोनों कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो कहलाता है प्रविशेषण। तो इस तरह से हमारे पास दोनों परिभाषाएं हमने बना ली। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। तो अब हम जानेंगे बच्चों विशेषण के भेद। विशेषण के भेद जानेंगे अब। तो विशेषण के हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कितने भेद होते हैं?
4, विशेषण के 4 भेद होते हैं। भेद होते हैं बच्चों इसके 4 विशेषण के। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहले नंबर पर आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा बच्चों संख्यावाचक। तीसरा है बच्चों परिमाणवाचक, और चौथा और अंतिम है सार्वनामिक। या इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार का विशेषण है बच्चों, और इसमें हम सबसे पहले ये संख्या 2 संख्यावाचक पढ़ेंगे, उसके बाद परिमाणवाचक पढ़ेंगे, उसके बाद सार्वनामिक पढ़ेंगे, और सबसे अंत में पढ़ेंगे गुणवाचक। देखिए अब सबसे पहले है इसमें संख्यावाचक। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या बताता है, संख्या। वाचक का मतलब है बताने वाला, अर्थात संख्या बताने वाला। ये कैसा विशेषण है? ये संख्या बताने वाला विशेषण है। किसकी संख्या बताता है? ये बताता है संज्ञा और सर्वनाम की, अर्थात विशेष्य की। यहाँ विशेषण से एक शब्द और जुड़ा है, विशेषण के साथ जुड़ा है विशेष्य। विशेष्य, तो विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है? अभी हमने पढ़ा कि संज्ञा की या सर्वनाम की, अर्थात एक दृष्टि से विशेष्य कौन है? संज्ञा और सर्वनाम, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। तो किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा और सर्वनाम की। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेष्य। तो ये संख्या जो है, संख्यावाचक है विशेषण, ये संख्या बताता है विशेष्य की, अर्थात वो संख्या में कितना है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि दर्जन कुर्सी, तो दर्जन का अर्थ क्या है? 12, तो निश्चित संख्या है। अब कुर्सी के साथ हमने जोड़ा दर्जन कुर्सी, फिर मान लीजिए हमने लिख दिया 4 घोड़े, 5 कलम, कुछ आदमी, आदि बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। तो बच्चों अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कुर्सियों की संख्या बताई गई है, यहाँ घोड़े की संख्या बताई गई है कि वो कितनी है संख्या में? 4। तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है। कलमों की संख्या बताई गई है कि वो संख्या में कितनी है? 5। आदमियों की संख्या बताई गई है, कितने हैं? कुछ। अब कुछ कितनी संख्या है? कुछ क्या है? अब संख्यावाचक जो है वो फिर 2 प्रकार का है बच्चों। एक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, जैसे ये उदाहरण दिए गए हैं, ये सब निश्चित संख्यावाचक के हैं।
क्योंकि इनमें संख्या निश्चित बताई गई है। और दूसरा है बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या अनिश्चित हो, जैसे कुछ आदमी। अब यहाँ ये नहीं बताया गया कि आदमी कितने हैं, है ना, वो 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, वो 1 है, वो निश्चित नहीं है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक है। दूसरा जानेंगे बच्चों हम परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है बच्चों मापतोल, अर्थात जैसे यहाँ ये संख्या बताता है, ये क्या बताता है, ये मापतोल बताता है, ये मापतोल का बोध करवाता है। अब जिस चीज़ को गिना नहीं जा सकता, अब संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में एक बात ध्यान रखेंगे कि संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में इतना सा अंतर है कि जब विशेष्य को गिना जा सके, ध्यान से सुनेंगे, जब विशेष्य को गिना जा सके उसके साथ जुड़ने वाला विशेषण हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है। यदि उसको गिना जा सके तो, जैसे यहाँ कुछ आदमी, तो आदमियों को गिना जा सकता है, हम लिख दें यहाँ बहुत सारी कलमें, तो बहुत कितनी गिना जा सकता है, इसीलिए ये संख्यावाचक होगा, है ना। और जिसको गिना नहीं जा सकता और उसके साथ अगर ऐसे परिमाणवाचक विशेषण जुड़ा है तो उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इसके जैसे मान लो यहाँ कुछ आदमी लिखा हमने, यहाँ लिख दिया हमने थोड़ी मिट्टी। अब मिट्टी क्या है, संज्ञा है, ठीक है, विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई गई है। अब थोड़ी कितनी है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्यावाचक है या ये परिमाणवाचक है। तो बच्चों हम देखेंगे विशेष्य को। देखो अगर विशेष्य को गिना जा सकता है तो क्या हम मिट्टी को गिन सकते हैं? मिट्टी को नहीं गिना जा सकता, उसको मापा तोला जा सकता है, इसीलिए उसके साथ जुड़ने वाला विशेषण हमेशा परिमाणवाचक होगा। अब परिमाणवाचक के भी ऐसे ही दो भेद हैं, जैसे निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक था, ऐसे ही निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो अब कितनी मिट्टी है ये नहीं बताया गया, निश्चित नहीं है, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो यहाँ भी बच्चों ये दो भेद हैं इसके, निश्चित परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ देखिए जैसे 1 लीटर दूध, अब किसकी विशेषता बताई गई? विशेष्य कौन है? दूध। दूध की विशेषता बताई गई कि वो कितना है मात्रा में, 1 लीटर। तो दूध को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसीलिए उसके साथ जुड़ने वाला विशेषण जो है वो परिमाणवाचक होगा। फिर क्या ध्यान रखेंगे कि अगर उसका माप तो निश्चित दिया गया है, जैसे यहाँ निश्चित दिया गया है 1 लीटर, तो 1 लीटर क्या निश्चित है, तो ये आएगा निश्चित परिमाणवाचक। और अगर उसने कह दिया कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध, तो कितने लीटर है हमें नहीं पता, फिर आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। या थोड़ा दूध, बहुत दूध, तो क्या बनेगा? अनिश्चित परिमाणवाचक बनेगा। तो परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में बच्चों आपने एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर विशेष्य को गिना जा सके, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अगर उसको गिना जा सकता है तो उसके साथ जुड़ने वाला विशेषण हमेशा संख्यावाचक होता है। और अगर उसको गिना नहीं जा सकता, उसको मापा तोला जा सकता है, तो उसके साथ जुड़ने वाला विशेषण हमेशा परिमाणवाचक होता है। और संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों ही निश्चित और अनिश्चित भेद से दो प्रकार के हैं। तो अब मान लीजिए जैसे हमने यहाँ लिखा था कुछ आदमी, तो और यहाँ लिखा कुछ दूध, मान लो हमने लिख लिया कुछ दूध, तो यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, तो कुछ कौन सा विशेषण बनेगा इसका हम निश्चय कैसे करेंगे? इसके साथ जुड़े हुए विशेष्य से, यानी विशेष्य कौन है? आदमी।
अब आदमियों को हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये संख्यावाचक है। यहाँ दूध है तो दूध को गिन नहीं सकते, इसीलिए ये परिमाणवाचक है। फिर निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक है, यहाँ भी निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब दोनों को समझ लेने के बाद बच्चों, जब इनमें हम अंतर समझ जाएंगे अच्छी तरह, तो लगभग आपका ये उपविषय जो आधा उपविषय है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बच्चों सार्वनामिक विशेषण के विषय में पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। जैसे हम पढ़ेंगे सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सार्वनामिक में ये सर्वनाम धन इक प्रत्यय से बना है। सार्वनामिक ये हम जानते हैं कि एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो आदि में वृद्धि करता है हमेशा, तो श के अंदर जो अ है उसको आ हो जाएगा और जोड़ने से बनेगा सार्वनामिक। सार्वनामिक का अर्थ है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण, अर्थात ये सर्वनाम से बनता है। उदाहरण क्या ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है। अब ध्यान देंगे बच्चों, देखो यह का 2 बार प्रयोग किया गया, दोनों स्थितियां अलग अलग हैं और दोनों जगह जो यह का पद परिचय है वो अलग अलग है। यह पुस्तक मेरी है, यहाँ यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कब बनता है? जब सर्वनाम संज्ञा पद से पहले आकर उसकी ओर इशारा करे, संकेत करे, तो वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। अब यहाँ देखो, हमने ये सर्वनाम है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा पद आया, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। अब ध्यान देंगे, देखो यह मेरी पुस्तक है। अब यह क्या है? ये यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि उसके बाद संज्ञा पद नहीं आया है, ये स्वयं सर्वनाम है। अब प्रश्न हमारे मन में उठता है कि जी ये सर्वनाम है तो सर्वनाम के बाद फिर संज्ञा आई है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि उत्तम पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कभी विशेषण नहीं बनते। ये दोनों जो हैं कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते। अगर इनके बाद संज्ञा पद आ भी जाए, ये तब भी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते। ध्यान रखेंगे, उत्तम पुरुषवाचक में आता है मैं, हम, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, हमारा, हमारे, हमारी, तो जो मैं और हम से बनेगा। और निजवाचक में आता है बच्चों स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप, और स्वतः। तो ये सर्वनाम जो है, अगर इनके बाद संज्ञा पद आ भी जाए तो ये कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते। इसीलिए यह जो है इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है और यह पुस्तक मेरी है, इस वाक्य में ये सार्वनामिक विशेषण है। तो परिभाषा हम ध्यान रखेंगे इसकी कि जब सर्वनाम संज्ञा पद से पहले आकर उसकी ओर इशारा करे, उसकी ओर संकेत करे, तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते।
दूसरे उदाहरण से देखेंगे, जैसे मैं आगरा गया। अब आगरा क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मैं क्या है? सर्वनाम है। तो नियम के अनुसार, परिभाषा के अनुसार सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर इशारा नहीं कर रहा। पहले एक बात, मैं आगरा गया, ये इशारा नहीं कर रहा उसकी ओर। और दूसरा, क्योंकि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसीलिए यहाँ मैं जो है वो सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो दो बातें ध्यान रखेंगे कि यहाँ मैं आगरा की ओर इशारा नहीं कर रहा, जो कि परिभाषा में कहा गया है, और दूसरा कि मैं जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। तो इसकी क्लिष्टता को आपने थोड़ा सा समझना है, ध्यान से समझना है, और इसका उत्तर देते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया बच्चों आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब इन तीनों को जान लेने के बाद हमने संख्यावाचक को समझ लिया, हमने परिमाणवाचक को समझ लिया, हमने सार्वनामिक और संकेतवाचक को समझ लिया। अब हमने जानना है बचा हुआ गुणवाचक विशेषण। अब इन तीन प्रकार के विशेषणों के अलावा जितने भी विशेषण बचे हैं वो सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्या बताया जाता है गुणवाचक में? गुणवाचक में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, उसका आकार, उसका स्वभाव, उसकी स्थिति, उसकी दशा, काल, ये तमाम चीज़ें उसके बारे में बताई जाती हैं। एक विशेष्य का गुण बताया जा सकता है गुणवाचक में, दोष बताया जा सकता है, उसका आकार प्रकार बताया जा सकता है, उसका स्वभाव बताया जा सकता है, उसकी स्थिति बताई जा सकती है, उसकी दशा बताई जा सकती है, उसका काल बताया जा सकता है, प्राचीन है, नवीन है, दशा बताई जा सकती है, बुढ़ापा, जवानी, है ना, स्थिति बताई जा सकती है, अच्छी है, बुरी है, स्वभाव बताया जा सकता है, उसका सच्चा है, झूठा है, अच्छा है, बुरा है, आकार बताया जा सकता है, बड़ा, छोटा, चौकोर, तिकोना। तो दोष और गुण बताए जा सकते हैं। तो बच्चों ये सारी जो हैं ये गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, जैसे किसी भी उदाहरण को पहले तीन सोच समझ करके देखेंगे कि क्या वो संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। अगर नहीं तो सब गुणवाचक विशेषण है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया मीठी चाय। अब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य, किसकी विशेषता बताई जा रही है? चाय की। अब उसके साथ जुड़ा है मीठी। सबसे पहले देखेंगे क्या मीठी संख्यावाचक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या उसका परिमाण है, मापतोल बताया गया है? नहीं बताया गया। क्या मीठी सर्वनाम से बना है? नहीं बना। इसका मतलब मीठी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। वैसे भी उसका क्या बताया गया? गुण बताया गया है। हमने लिख दिया काली चाय। अब दोष बताया गया उसका, ठीक। तो अब काली क्या है? देखो संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है, सार्वनामिक नहीं है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। तो इसीलिए मैंने गुणवाचक विशेषण को सबसे अंत में समझाया है, क्योंकि संख्यावाचक को, परिमाणवाचक को और सार्वनामिक विशेषण को जान लेने के बाद केवल आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि वो गुणवाचक विशेषण ही होता है। तो गुणवाचक विशेषण में बच्चों किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का या भाव का, उसका गुण, दोष, स्वभाव, आकार, स्थिति, देश, काल आदि विशेषताएं उसके बारे में बताई जाती हैं, तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो बच्चों अब इसका जो अभ्यास सागर है दोनों ही पाठ का, 7वीं का पाठ संख्या 8 है एवरेस्ट की चुनौती, और 8वीं का पाठ संख्या 9 है जब भोला राम ने पंप लगाया।
तो इसका अभ्यास सागर जो है बच्चों, अगर हमने इस उपविषय को, इस विषय को अच्छी तरह से समझ लिया है तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद है कि आपने इसको बड़े ध्यान से समझा है और सुना है और जान लिया है। तो अभ्यास सागर से संबंधित जो प्रश्न हैं वो अपने विवेक से और खुद हल करेंगे बिना किसी की सहायता के। अगली कक्षाओं में हम उनका समाधान लेकर आएंगे। धन्यवाद।